गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पे सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई आगे अच्छे से चलती रहे उसके लिए फिर से एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? ये टॉपिक आता है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो पहली थ्योरी थी वो थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये सेकंड थ्योरी है वो है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे समझाती है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो मेनली किसके बिटवीन होती है, मेटल और लिगेंड्स। मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम्स द लिगेंड एज पॉइंट चार्ज। जैसे आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखते हैं कि एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दूसरा होता है लिगेंड। तो लिगैंड और मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग समझाते हैं तो सीएफटी क्या मानती है, लिगैंड को एक पॉइंट चार्ज मानती है। लिगैंड को क्या मानती है, एक पॉइंट चार्ज। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम एंड द 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। और उसका मानना यह है इस थ्योरी का, जो आपका लिगैंड है वो तो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है या फिर एक पॉइंट चार्ज है, और जो आपकी मेटल है वो मेटल क्या है, आपके लिए पॉजिटिव की तरह वर्क करती है। और मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो जनरली कूलाम्स अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, जो दो अपोजिटली चार्ज आयन के बिटवीन वर्क करता है। तो यहां मान के चलिए कि यहां पर एक मेटल हो गया जो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और एक आपका लिगैंड हो गया जो नेगेटिवली पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, या इट मे बी डाइपोल, ये डाइपोल भी हो सकता है। तो मेटल आयन और लिगैंड इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक अट्रैक्शन मान लिया है किसने, सीएफटी ने। कोवेलेंट कैरेक्टर को यहां एज्यूम नहीं किया गया है। इसका मतलब कह सकते हैं सीएफटी केवल मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड है उसके आयोनिक कैरेक्टर पे वर्क करती है, कोवेलेंट कैरेक्टर को इग्नोर करती है। क्लियर। और ऐसा मानते हैं कि यहां जो बॉन्डिंग में मेन रोल है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स का है। कौन से ऑर्बिटल्स का है, डी ऑर्बिटल। तो मेटल आयन या एटम का जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका मेन रोल है यहां बॉन्डिंग में। तो पूरा वर्क किस पे चलेगा, मेटल के डी ऑर्बिटल्स पे। जो यहां लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़िए, 5 डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। डी जनरेटेड का मतलब होता है जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो आपको ध्यान देना है यहां 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब है कि 5 सेम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स जो मेटल आयन के अंदर होते हैं। तो बॉन्डिंग किसके बिटवीन दिखाएंगे, यहां मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगैंड जिसको एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, इनके बिटवीन बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक टाइप की मानी जाएगी। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये रूल कहता है, ये थ्योरी कहती है कि डी जनरेशन ऑफ 5 डी ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज मेंटेन्ड। अगर आपका एटम, मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो भी है, अगर वो मेटल एटम अकेला है, उसकी भी बॉन्डिंग नहीं हुई है, तब तक उसके 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है। आप सभी जानते हैं कोई भी एटम हो तो अगर उसमें एक पर्टिकुलर सब शेल है, जैसे डी सब शेल है, तो डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वो 5 डी ऑर्बिटल सभी की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए 5 बॉक्सेस को अपन मिलाकर लिखते हैं, बीच में कोई गैप नहीं देते हैं। यानी आप कह सकते हैं नॉर्मल किसी एटम या आयन के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इफ द स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंडेड, और ये ऐसा तब भी मेंटेन रहेगा अगर उसके आसपास मेटल आयन तो पॉजिटिव है
उसके आसपास अगर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज किसको मान रहे हैं मेनली, लिगेंड को, यानी उसके आसपास अगर लिगेंड स्फेरिकल फील्ड में आते हैं, स्फेरिकल फील्ड मतलब हर डायरेक्शन से इक्वली लिगेंड अप्रोच करते हैं किसको, मेटल आयन को, तो उस केस में भी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है 5d ऑर्बिटल्स की वो सेम रहती है, यानी वो डीजनरेटेड ही रहते हैं अगर सब तरफ से इक्वली आयन आ रहे होते हैं। इक्वली आने का मतलब मान लीजिए सेंटर में तो सब तरफ से स्फेरिकली सब तरफ से लिगेंड इक्वली अप्रोच करें, उसको बोलते हैं स्फेरिकल फील्ड। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल जो फील्ड है अगर ऐसा होता तो वो डी ऑर्बिटल की एनर्जी मेंटेन रहती है, डीजनरेसी मेंटेन रहती, सबकी एनर्जी बराबर रहती। When the negative field due to ligands in a complex becomes asymmetrical, degeneracy of 5d orbital is lifted and it splits in different energy state. इसका मतलब यही है कि अगर जो लिगेंड्स उसको अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को, वो सब डायरेक्शन से इक्वली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्लियर, इक्वली अप्रोच नहीं करेंगे, यानी एक एसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा जिसकी वजह से उन 5d ऑर्बिटल्स की जो डीजनरेसी है, डीजनरेसी मतलब 5d ऑर्बिटल की जो एनर्जी पहले सेम थी वो लिगेंड के आने के बाद सेम नहीं रहेगी। सेम नहीं रहेगी इसका मतलब कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी की डीजनरेसी क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने का मतलब आपके जो d5 ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगे और जनरली 2 सेट में स्प्लिट होते हैं जिनको कहते हैं आप EG एंड T2G ऑर्बिटल्स। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट रहेंगे जब तक सिमेट्रिकल फील्ड होगा, और एसिमेट्रिकल फील्ड मतलब लिगेंड रैंडमली अप्रोच कर रहे हैं या इक्वली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में डी ऑर्बिटल की एनर्जी, सभी 5d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होगी, वो स्प्लिट हो जाएगा। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। चलिए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं, बोर्ड पे स्विच कर रहा हूं, बोर्ड पे देखेंगे। चलिए तो अपना जो पॉइंट है ये है कि मान लीजिए कोई मेटल आयन है, तो CFT मानती है मेटल आयन को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका लिगेंड है इस लिगेंड को CFT मानती है नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह। तो अब आप ही बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो किस टाइप का अट्रैक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कैसा कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लियर, जैसे कूलम्ब्स अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये भी किसके बीच में, अगर मान लीजिए एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन है उस फॉर्मूले को या उसके फोर्स को फील करता है या फॉलो करता है फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं कि दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें से Q1 मान लेता हूं और एक Q2 मान लेता हूं, तो यहां जो अट्रैक्शन है उसको इस फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां एक K कांस्टेंट है, Q1 Q2 इन चार्ज के मैग्नीट्यूड है और R इनके बीच का डिस्टेंस है। तो वैसा ही सेम केस यहां हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए, इसको एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस तरीके का माना है CFT ने, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का अट्रैक्शन माना है, यानी इस टाइप का फॉर्मूला यहां अप्लाई हो सकता है। अगर आपका मेटल तो पॉजिटिव है ही, बट अगर आपका जो लिगेंड है वो लिगेंड न्यूट्रल है, यहां तो नेगेटिवली चार्ज अगर लिगेंड है यानी एनायन है, यानी कोई एनायन नेगेटिव आयन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर, जैसे Cl माइनस है, F माइनस है, अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं इसकी तरह लिगेंड, तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव आयन होंगे, तो यहां इन पर नेगेटिव चार्ज माना जा सकता है। बट कोई लिगेंड अगर न्यूट्रल है, क्लियर, तो न्यूट्रल लिगेंड जनरली यहां पर डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि मैं मानता हूं अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे H2O है, क्लियर, तो H2O जब आप लिखते हैं तो ये HOH, तो आप ऐसा मानते हैं ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे यहां भी इस पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब इस वाटर के मॉलिक्यूल में दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको एक डाइपोल की तरह ट्रीट करना है। यहां तो किसकी तरह यूज कर रहे थे उसको, आप एनायन की तरह, और यहां किसकी तरह ट्रीट करना है उसको, डाइपोल। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल,
यानी उस पर 100% कोई पॉजिटिव प्लस या नेगेटिव प्लस, नेगेटिव 1 नहीं आ रहा है, पॉजिटिव 1 या कोई चार्ज नहीं आता है, केवल पार्शियल चार्ज आते हैं। तो पार्शियल चार्जेस के केस में ये मॉलिक्यूल अभी न्यूट्रल ही है, क्लियर, क्योंकि इसमें H प्लस OH माइनस नहीं बना हुआ है, अभी तो ये H2O की फॉर्म में है। तो उस केस में आपको मानना है ये नेगेटिव पार्ट हो गया इसका, जो O माइनस को O2 माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल 2 प्लस को, और ये हाइड्रोजन वाला साइड है। तो ये कहता है कि मेटल का जो पॉजिटिव है वो इस डाइपोल, अच्छा आप डाइपोल जानते ही हैं, डाइपोल में क्या होता है, माइनस और प्लस, दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के बहुत लेस डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही केस है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मेटल आयन इस न्यूट्रल लिगेंड, जो लिगेंड आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है। जैसे H2O जब आप लिखते हैं तो आप ऐसा नहीं लिखते कि H2O प्लस या H2O माइनस, H2O को न्यूट्रल ही लिखते हैं, पार्शियल चार्ज शो नहीं किए जाते। तो इसका मतलब न्यूट्रल ही है, पर ये पार्शियल चार्ज की वजह से इसमें डाइपोल बन जाता है, जिसको मैं यहाँ माइनस प्लस से शो कर रहा हूँ। देखिए अभी भी न्यूट्रल है, माइनस प्लस 0। तो ये जो न्यूट्रल आपका लिगेंड है उसका नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव साइड, नेगेटिव टर्मिनल मेटल के पॉजिटिव के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग शो करता है। यानी आप कह सकते हैं लिगेंड चाहे नेगेटिव आयन हो या फिर डाइपोल यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, क्लियर। तो दोनों ही केस में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की ही रहेगी, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव है, क्लियर है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसमें यही बताया गया है कि मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की होती है। कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात नहीं कही गई है यहां पर, यानी उसके कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसीडर ही नहीं किया गया है। चलिए, तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, डीजेनरेसी का मतलब क्या है। तो देखिए, डीजेनरेसी होती है सेम एनर्जी। जैसे मैं एक पी ऑर्बिटल लेता हूं, तो पी के तीनों ऑर्बिटल px, py, pz, इन तीनों को मिलाकर लिखता हूं। इसका मतलब इन तीनों की एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये कैसे ऑर्बिटल है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है ना, तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हो गए। ऐसे ही अगर डी ऑर्बिटल हैं, तो डी ऑर्बिटल के जो 5 के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर, जिसमें आप जानते हैं तो डी जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स जेड, डी वाई जेड होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन सबकी एनर्जी सेम रहती है। यानी इसको कह सकता हूं जो डी सब शेल है, इसको कंप्लीटली सब शेल किया गया है। सब शेल में जो 5d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बराबर है, इसलिए सभी ऑर्बिटल को मैंने कंबाइन करके अटैच करके लिखा है, बीच में गैप नहीं दिया है। अगर एनर्जी में गैप होता तो मैं इसको ऐसे बना था, इसका मतलब इन सबकी एनर्जी में गैप है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होता। पर सभी को साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी डीजेनरेटेड है। कैसे है, डीजेनरेटेड है, ये भी डीजेनरेटेड है, क्लियर। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब है जिनकी एनर्जी सेम हो। तो डेफिनेटली किसी भी सब शेल के जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, तो उसको आप डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कह सकते हैं। अब ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का क्या रोल है यहां पर वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका मेटल आयन है, ये मान लीजिए मेटल आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसके आसपास लिगेंड्स आते हैं। अगर ऐसा माना जाए कि लिगेंड्स इसके सभी डायरेक्शन से इक्वली इसको अप्रोच करते हैं, यानी कोई भी लिगेंड अगर आते हैं इक्वली इसके सब तरफ से आते हैं, यानी लिगेंड जो आपका नेगेटिव चार्ज होते हैं, लिगेंड कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है अगर सब तरफ से इक्वली आते हैं, तो इस जो लिगेंड का फील्ड है वो कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। और उसको आप सिमेट्रिक कह सकते हैं। सिमेट्रिक मतलब सब तरफ से इक्वली आते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फील्ड, क्लियर। अब मैं बात करता हूं एसिमेट्रिकल फील्ड। एसिमेट्रिकल फील्ड क्या होता है कि अगर आपका मेटल आयन पॉजिटिव है और इसके आसपास जो लिगेंड आ रहे हैं कुछ ही जगह से ज्यादातर आते हैं, जैसे लिगेंड यहां से आ रहे हैं, ठीक है, यहां से आ रहे हैं, बाकी जगह से नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव फील्ड यहां बना, यहां बना, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब ये फील्ड एसिमेट्रिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है।
तो ऐसा ही कुछ बात अपन कर रहे हैं कि अगर मेटल के आसपास जो लिगेंड आते हैं वो सिमेट्रिकल फील्ड में आते हैं। कैसे आते हैं? सिमेट्रिकल फील्ड में। तो आपके जो डी ऑर्बिटल हैं, अब जैसे ही मेटल इसको आयन है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके जो डी ऑर्बिटल जो डी जनरेटेड हैं उसके पास दो ऑप्शन है। अगर सिमेट्रिकल फील्ड आता है, सिमेट्रिकल मतलब लिगेंड सब तरफ से इक्वली अप्रोच करते हैं, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी सबकी। क्योंकि सबकी एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी? वाई? तो सबकी एनर्जी इसलिए इंक्रीज हो रही है कि आपका जो मेटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है और जो यानी डी ऑर्बिटल्स में, और जो लिगेंड आ रहा है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर लेके आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन फील होगा जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पर ये जो एनर्जी इंक्रीज होगी ये ऐसा नहीं है कि एक की इंक्रीज हो रही है एक की डिक्रीज, ये सबकी इक्वली इंक्रीज हो जाएगी। यानी सिमेट्रिकल अगर फील्ड आ गया आपका, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड आता है, तो उस केस में 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वली बढ़ जाती है। इक्वली बढ़ने की वजह से इनकी डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, यानी ये भी अभी डीजेनरेटेड है। डीजेनरेटेड मतलब अभी इनकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी। बट अगर किसी भी कारण से ऐसा होता है कि सिमेट्रिकल फील्ड ना आकर एसिमेट्रिकल फील्ड आता है, एसिमेट्रिकल फील्ड का मतलब लिगेंड सभी डायरेक्शन से इक्वली अप्रोच नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो सभी इक्वल रिपल्शन फील नहीं करते हैं। कुछ ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, कुछ कम फील करते हैं। जो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी, और जो कम रिपल्शन फील करेंगे उनकी एनर्जी थोड़ी ही इंक्रीज होगी, यानी इसके रेस्पेक्ट में। तो इस वजह से आपके जो डी ऑर्बिटल हैं वो कुछ सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी आपको मान लो ये 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इमेजिन करते हैं। यानी इन तीनों पर रिपल्शन कम लगा इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है यहां से कंपेयर करूं, और इन पर रिपल्शन ज्यादा लगा तो इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई इसके कंपेयर में। इसका मतलब आपके इन ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन रही कि डिस्टर्ब हो गई? तो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो गई। यानी पांचों की एनर्जी सेम नहीं है, 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स की 3 की एनर्जी कम हो गई है और 2 की ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये स्प्लिट हो गए, इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग। क्या कहा जाता है? स्प्लिटिंग। तो आप कह सकते हैं कि आपके डी ऑर्बिटल की जब डीजेनरेसी मेंटेन नहीं होती तो वो स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में। जो 2 वाला सेट है इसको ईजी सेट कहते हैं और 3 वाले सेट को T2G। ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब तक सिमेट्रिकल फील्ड आता है तब तक तो डीजेनरेसी मेंटेन रहती है और सबकी एनर्जी इक्वल रहती है, पर एसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड आने की वजह से डी ऑर्बिटल पर रिपल्शन इक्वल नहीं लगता है, कुछ पर ज्यादा लगता है। जिन पर रिपल्शन ज्यादा होगा उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिन पर रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम ही बढ़ेगी। यानी यहां से देखा जाए तो कुछ इंक्रीज हो जाएंगे, कुछ डिक्रीज हो जाएंगे, और यहां से देखा जाए तो दोनों जनरली इंक्रीज हो गए हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जनरली क्या, जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंड का जो फील्ड बनता है वो सिमेट्रिकल ही बनता है, एसिमेट्रिकल ही बनता है, सिमेट्रिकल नहीं बनता है। इसका मतलब स्प्लिटिंग तो होगी ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है मेटल के अराउंड जब लिगेंड आते हैं तो ये तो एक इमेजिनरी स्टेट आपको बनानी है जिसको बैरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। तो ध्यान रखना है कि आपके लिगेंड जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं मेटल के तो एक इमेजिनरी स्टेट आप बनाते हैं जिसको मानते हैं सिमेट्रिकल फील्ड। तब तो ऐसा होता, बट लिगेंड की एक्चुअल अप्रोच जब होगी तो वो इक्वल ना होने की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसको एसिमेट्रिकल फील्ड। तो आपको जब भी डायग्राम बनाने हैं जनरली ये इसके जस्ट बाद ये शो करना है, जो कि क्या शो करता है कि सबकी एनर्जी इक्वली इंक्रीज हुई है। उसके बाद फिर आपके उसकी स्प्लिटिंग करनी होती है, और स्प्लिटिंग का मेन रीजन है कि लिगेंड सभी डायरेक्शन से इक्वली अप्रोच नहीं करते हैं, या जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स है इन सब पे लगने वाला रिपल्शन बराबर नहीं होता है। कुछ पर ज्यादा रिपल्शन होता है, कुछ पर कम होता है। जिन पर ज्यादा होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिन पर कम होता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। चलिए वापस से पीपीटी पे आता हूं। तो अब हम समझ चुके हैं कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल फील्ड क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल फील्ड क्या होते हैं, जनरली लिगेंड एसिमेट्रिकल फील्ड में अप्रोच करते हैं, या कहें तो सभी 5d ऑर्बिटल पर लगने वाला रिपल्शन इक्वल नहीं होता है। इस वजह से d ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें एक कहलाता है जो 2 का सेट है ईजी ऑर्बिटल,
और जो 3 का सेट है उनको कहते हैं आप T2G ऑर्बिटल्स। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ जो अपन की जो थ्योरी है उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जनरली एक तो जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और एक जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 ऑप्शन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या बन सकती है शेप? वेरी गुड, क्या बन सकता है? एक तो टेट्राहेड्रल और सेकंड वन स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से अपना ये टॉपिक 3 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए, when 6 ligands have symmetrically approached along the Cartesian axis towards the central metal ion at the origin, the energy of degenerate d orbital rises relatively। इसका मतलब ये मानना है कि अगर जो आपके 6 लिगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, या कहे तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल एटम या आयन को। तो 6 साइड से आएंगे वो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगर वो इक्वली अफेक्ट करते हैं किस पर? डी ऑर्बिटल्स पर, तो देखिए क्या इफेक्ट आना चाहिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर ये 6 लिगेंड आ रहे हैं और ये 6 लिगेंड किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मेटल के डी ऑर्बिटल्स की तरफ। देखिए ये तो जो आपका लिगेंड है, यहां पर ने एग्जांपल में लिगेंड ले लिया है अमोनिया NH3, जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक न्यूट्रल लिगेंड है, पर इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। और ये लोन पेयर सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो देखिए लिगेंड यहां जो अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये एक्स, वाई और ये जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। यानी मान लो इस एक्सिस को एक्स और इसको मैं मान लेता हूं वाई और इसको मान लेता हूं जेड। तो यहां एक तो एक्स साइड से आएगा, एक माइनस एक्स साइड से आएगा। ऐसे ही एक वाई साइड से आएगा, एक माइनस वाई से आएगा। ऐसे ही एक जेड आएगा और एक माइनस जेड। यानी कि ये 6 जो आपके साइड्स है वो एक्चुअल में 3 एक्सिस हैं। तो ये 3 एक्सिस के अलाउंग, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलाउंग 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को। और ये जो शो कर रखे अपन ने, मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स हैं? तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल हैं? डी ऑर्बिटल। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। देखिए ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है पूरा और ये वाई एक्सिस पर। और आपको पता है ये डबल डंबल शेप में होता है डी ऑर्बिटल। तो ये डबल डंबल एक एक्स पर आ रहा है, एक वाई पर। इसको कहते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, जहां एक पूरा एक्सिस एक्स पर आता है और एक वाई पर आता है। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया, ये पिंक वाला। और जो रेड वाला ऑर्बिटल है जो जेड एक्सिस पर होता है और उसके अराउंड एक रिंग होती है, इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और ये दोनों ही ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल? 5 होते हैं। तो यहाँ 5 में मैंने डायग्राम में ओनली 2 यूज किए हैं और ये 2 सिमिलर हैं। सिमिलर किस तरीके से? वैसे तो डिफरेंस है, एक एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर आ रहा है और दूसरा केवल जेड एक्सिस पर आ रहा है, पर इनमें सिमिलरिटी क्या है? तो इनमें सिमिलरिटी ये है कि ये सभी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस आते हैं, यानी एक्सिस के ऊपर ही आते हैं। देखिए ये वाला जो है ये एक्स और वाई एक्सिस पर आ रहा है और ये वाला जेड एक्सिस के ऊपर आ रहा है। यानी ये जो 2 ऑर्बिटल आप ले रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ही ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं। और लिगेंड भी कहां अप्रोच कर रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। लिगेंड भी कहां से आ रहे हैं? एक्सिस पर से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस से। और ये डी ऑर्बिटल भी कहां प्रेजेंट है? एक्सिस पर ही प्रेजेंट है। तो अब यहां देखिए, द डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस दैट इज डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट रिपेल्ड मोर स्ट्रांगली देन डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल हुज लोब्स आर डायरेक्टली इन बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 5 ऑर्बिटल हो गए। तो डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इन 5 ऑर्बिटल में से जो 2 ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बाकी के 3 ऑर्बिटल है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स या एक्स जेड, ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। इनको ऐसे पहचान सकते हैं, जिन पर स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर वाले ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है और ये जो विदाउट स्क्वायर वाले ऑर्बिटल है ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये लिगेंड एक्सिस पर से ही आ रहे हैं
और ये जो ऑर्बिटल एक्सिस पर ही प्रेजेंट है तो इनके तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, यानी इनके तो ज्यादा से ज्यादा पास पहुंच सकते हैं। बट जो इन एक्सिस के बीच में, सपोज कीजिए यहां पर कोई ऑर्बिटल हुआ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई ऑर्बिटल यहां हुआ तो उसके साथ इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा क्लोज किसके आएंगे, जो एक्सिस पर हैं। और एक्सिस पर कौन है, तो एक्सिस पर स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं। और बिटवीन द एक्सिस कौन है, विदाउट स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो जो बिटवीन द एक्सिस होगा उन पर रिपल्शन कम लगाएंगे, और जो ऑन द एक्सिस होगा उन पर रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे। तो अब बताइए 5 के 5d ऑर्बिटल पर इक्वल रिपल्शन लग रहा है कि अनइक्वल रिपल्शन लग रहा है? डेफिनेटली अनइक्वल रिपल्शन लग रहा है। तो अगर अनइक्वल रिपल्शन लग रहा है तो जो लिगैंड फील्ड है, ये लिगैंड फील्ड सिमेट्रिकल कहलाएगा या एसिमेट्रिकल कहलाएगा? तो डेफिनेटली लिगैंड फील्ड एसिमेट्रिकल कहलाएगा, क्योंकि कुछ पर ज्यादा रिपल्शन लगेगा और कुछ पर कम रिपल्शन लगेगा। इस वजह से आपके ऑर्बिटल दो सेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो एक्सिस पर है, इन पर इक्वल रिपल्शन लगेगा, तो ये दो, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा रिपल्शन लगेगा। और डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे, जो यहां शो नहीं किए गए हैं, तो जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे उन पर रिपल्शन कम लगेगा। इसका मतलब इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। तो इसका मतलब आपके टोटल 5 ऑर्बिटल दो सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसमें एक तो स्क्वायर वाले ऑर्बिटल है जिनमें स्क्वायर आ रहा है, इनको T2, इनको ईजी ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजी। और ये 3 ऑर्बिटल जिन पर स्क्वायर नहीं आता है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, इनको T2G ऑर्बिटल कहते हैं। इस वजह से 5 ऑर्बिटल दो सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, Eg एंड T2G। Eg की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इन पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगता है, रिपल्शन ज्यादा लगता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। और एक्स वाई जेड पर रिपल्शन कम लगता है तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहती है। चलिए, अब एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आर रेज्ड एंड एनर्जी ऑफ एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड ऑर्बिटल्स आर लोअर्ड। यानी आप कहते हैं कि 5 ऑर्बिटल में से 2 की तो एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी और 3 की थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगले डायग्राम में। ये देखिए, तो यहां आपने देखा कि जो आपका मेटल आयन जब फ्री होता है, उसके जो 5 ऑर्बिटल है वो डीजेनरेटेड होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं। इसके बाद ऐसा मान लेता हूं कि स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड होता है, जिसको मैं बैरी सेंटर भी कह रहा हूं, कि अगर मेटल के अराउंड सभी लिगैंड जो आते हैं उनका मेटल के डी ऑर्बिटल पे लगने वाला रिपल्शन इक्वल होता, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स, इन सभी पर अगर इक्वल रिपल्शन लगता तो सभी की एनर्जी बराबर बढ़ती और सब वापस से डीजनरेटेड ही रहते हैं, क्योंकि एनर्जी पहले कम थी अब ज्यादा हो जाती है। एनर्जी का इंक्रीजिंग साइन यहां है, इसका मतलब ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इक्वली रिपल्शन लगता सभी 5d ऑर्बिटल पे तो सभी की एनर्जी बढ़ तो जाती, पर इक्वली बढ़ने की वजह से सब एक ही लेवल पे रहते हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती। बट एक्चुअल में जब लिगैंड आया ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, तो बिटवीन द एक्सिस वालों पर रिपल्शन कम लगा है, जो नीचे आ गए हैं 3, और अबाउट जो आपके अलोंग द एक्सिस हैं, जो एक्सिस पर थे, कौन से एक्सिस पर थे, जो डायग्राम में शो किए थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है एवरेज से, और इसके एवरेज से एनर्जी कम हो गई है। इस वजह से आप कहते हैं दो सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऊपर वाले स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को कहा गया Eg और विदाउट स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को कहा गया है T2G। तो आप कह सकते हैं कि आपके डी ऑर्बिटल पे लगने वाला जो रिपल्शन है इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। जिस पर ज्यादा रिपल्शन है ऊपर चले गए हैं, जिस पर कम रिपल्शन है वो नीचे आ गए हैं, और इसी को कहा गया है एसिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, इसलिए यहां पर डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रही और वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गए। और इस टाइप से होने वाली ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहला रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये देखिए, स्प्लिटिंग में भी ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा कि आपका यहां जो स्प्लिटिंग हो रही है ये भी इक्वल नहीं हुई है। यानी अगर मैं इसको एवरेज एनर्जी लाइन मान लूं तो ये एवरेज से जो नीचे आए हैं, जितना ही नीचे आए हैं, ऊपर जाने वाले उतने ही ऊपर नहीं गए हैं, बल्कि थोड़े से ज्यादा ऊपर चले गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, T2G ऑर्बिटल नीचे जाते हैं और Eg ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, पर T2G ऑर्बिटल एवरेज से थोड़ा ही नीचे आते हैं डाउन, पर ये जो Eg ऑर्बिटल है थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। यानी ये वाला गैप आप ज्यादा मान सकते हैं एवरेज से Eg का, और ये एवरेज से T2G का कम मान सकते हैं। और इसी को कहा गया था बैरी सेंटर,
इसकी एनर्जी को मैंने यहां मेंशन कर रखा है बैरी सेंटर। चलिए तो बात करते हैं अब ये कितने किस रेशियो में ऊपर नीचे जाते हैं। तो उसका लॉजिक ये है, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की टोटल एनर्जी डिफरेंस को, यहां से लेकर यहां तक का टोटल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ मान लेता हूं। यहां पर ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा ओ का मतलब हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जो उनका एनर्जी गैप है यही गैप कहला रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहला रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिट होने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ है डेट इज डेल्टा ओ। अब इस डेल्टा ओ का 2/5 पार्ट यानी 2/5 डेल्टा ओ तो नीचे शिफ्ट हुआ है और 3/5 डेल्टा ओ ऊपर शिफ्ट हुआ है। इन दोनों को आप ऐड करके देखिए वापस से 1 डेल्टा ओ आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं डेल्टा ओ का 2 फ्रैक्शन तो नीचे शिफ्ट हुआ है, 3 फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट हुआ है। क्लियर, यानी जितना ये नीचे गया है वो 2/5 है और जितना ऊपर गया है 3/5। अब आप ही देखिए 2/5 बड़ा अमाउंट है, फ्रैक्शन है 3/5, तो डेफिनेटली 3/5। इसका मतलब ये 2/5 नीचे जाता और ये भी 2/5 ऊपर जाता तो आप कहते इक्वल स्प्लिटिंग है। पर यहां 2/5 नीचे गया है और ये 2/5 ऊपर नहीं गया बल्कि 3/5 ऊपर चला गया है, यानी ये गैप ज्यादा हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब यहां स्प्लिटिंग होती है तो यहां ईजी ऊपर जाते हैं और T2G नीचे आते हैं, और जो T2G हैं उनका गैप 2/5 डेल्टा नॉट रहता है, जबकि ईजी का 3/5 डेल्टा नॉट रहता है। और ये फिक्स कर लीजिए, ईजी चाहे ऊपर जाए, इन फ्यूचर आगे जो अपन एग्जांपल पढ़ेंगे तो ईजी चाहे ऊपर जाए चाहे ईजी नीचे आए, हमेशा 3/5 ही रहेंगे। और ऐसे ही T2G चाहे ऊपर जाए या नीचे आए हमेशा 2/5 रहेंगे। यानी मान लीजिए 2/5 लिंक हो गया है T2G के साथ और 3/5 लिंक हो गया है EG के साथ। अगर ये EG नीचे आता तो 3/5 नीचे आ जाता, T2G ऊपर जाता तो 2/5 ऊपर चला जाता। यानी EG वाला गैप हमेशा ज्यादा रखना है और T2G वाला गैप हमेशा कम रखना है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का डायरेक्ट गैप कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये उसके पार्ट हो गए EG 3/5 और T2G 2/5। चलिए, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज द स्प्लिटिंग एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। वही मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ये गैप है जो T2G और EG ऑर्बिटल के बिटवीन एनर्जी गैप जनरेट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल बाय द क्रिस्टल फील्ड ऑफ 6 लिगेंड। अब 6 लिगेंड के आने से कैसे स्प्लिटिंग होती है, तो यहां ध्यान दीजिए, अभी जो आपको समझाया वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो T2G और EG का गैप है, T2G मतलब 3 ऑर्बिटल जो नीचे आ गए हैं और EG मतलब जो ऊपर आ गए हैं। चलिए आप बताइए इनमें से कौन से हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं। वेरी गुड, तो ये हैं T2G, DXY, DYZ और ZXZ। और जो ऊपर चले गए हैं वो कौन से हैं, जो अलोंग द एक्सिस हैं वो कौन से हैं, EG ऑर्बिटल। और कौन कौन से होते हैं अलोंग द एक्सिस, तो DX2 Y2 एंड DZ2। क्लियर, एक्सिस वाले पर रिपल्शन ज्यादा है इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा है, और बिटवीन द एक्सिस वाले पर रिपल्शन कम है तो उनकी एनर्जी कम है। रिपल्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि लिगैंड भी एक्सिस से आ रहे हैं और ये ऑर्बिटल भी एक्सिस पर है। और यहां कम क्यों है, कि लिगैंड आ रहे हैं एक्सिस से और ये एक्सिस पर नहीं है बल्कि बिटवीन द एक्सिस है, यानी उनसे डिस्टेंस पर है, तो रिपल्शन कम लग रहा है। और ये गैप कहलाता है आपका स्प्लिटिंग एनर्जी, जो डेल्टा ओ है इसका 2/5 नीचे है और 3/5 ऊपर है। चलिए ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं जो EG और T2G ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल डायग्राम्स देखिए। तो ये कौन सा है, DX2 Y2, तो ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये Y एक्सिस, तो एक एक्स एक्सिस पर है और एक Y पर है। और DZ2 का मतलब ये Z एक्सिस मान लीजिए, तो अलोंग द Z एक्सिस है, और जो दूसरा इसका लोब है वो लोब ना होकर एक रिंग की फॉर्म में रहता है। और ये कौन से है, XY। अगर मैं ये X एक्सिस मानता हूं और ये Y एक्सिस मानता हूं और ये ऊपर वाली Z एक्सिस मानता हूं, तो देखिए ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट है, तो ये XY एक्सिस के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको XY कह रहे हैं। ये YZ के बिटवीन हो रहे हैं तो YZ बोलते हैं, और ये X और Z के बिटवीन हैं तो इनको XZ ऑर्बिटल या ZX ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब ये EG ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस T2G ऑर्बिटल्स हैं। चलिए
हेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको समझते हैं। तो फ्रॉम D1 to D3 configuration the electrons are singly filled in the lower energy orbitals at D2G as Hund's rule, but from D4 to D6 the actual configuration adopted is decided by the relative value of octahedral splitting energy and pairing of electron spin energy। इसका मतलब समझते हैं, देखिए क्या है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, बोर्ड पे समझाता हूं पहले इसको। चलिए बोर्ड पे देखें, ये मान लीजिए कि आपके पास ये d ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, और इनमें स्प्लिटिंग हो गई है। तो स्प्लिटिंग में Eg तो चले गए हैं आपके ऊपर और ये T2G आ गए हैं नीचे, क्लियर। ये आपका हो गया डेल्टा नॉट, और इसमें से ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका 3/5 डेल्टा नॉट। ऊपर वाले को जनरली प्लस में लिख देते हैं और नीचे वाला गैप हो जाएगा आपका 2/5 डेल्टा नॉट। जनरली इसको माइनस में लिख देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको डिवाइड करके लिखूं तो डेट इज 0.6, इसलिए इसको 0.6 डेल्टा नॉट लिख सकता हूं, और इसको डिवाइड करके लिखूं तो ये माइनस 0.4 डेल्टा नॉट भी लिखा जा सकता है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इस पूरे एनर्जी गैप को अगर मैं 10 DQ मान लूँ, ये DQ इसकी यूनिट मान लीजिए, इस पूरे गैप को 10 DQ मान लूँ तो इसका 6 पार्ट तो ऊपर हो जाएगा, यानी इस गैप को मैं 6 DQ और नीचे वाले पार्ट को 4 DQ भी लिख सकता हूँ, क्लियर, क्योंकि 6 पार्ट ऊपर, 6 टाइम और 4 टाइम नीचे है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब स्प्लिटिंग हो गई इस ऑर्बिटल्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल तो रहे नहीं, ये स्प्लिट हो गए हैं Eg और T2G में। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस ऑर्बिटल में जो था कहां जाना चाहिए, Eg पे चला जाना चाहिए या T2G में। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल या अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोर रूल, इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई करते हैं लोअर एनर्जी को। इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाना चाहिए। यानी अगर मैं इसका D1 कॉन्फ़िगरेशन का आफ्टर स्प्लिटिंग डायग्राम शो करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन यहां शो नहीं करना है, यहां शो करना है। ऐसे ही मान लेते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन, वेट अ मिनट, चलिए बोर्ड पे आता हूं। तो अगर ये मान लेते हैं कि जो आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन D में है 2, तो आफ्टर स्प्लिटिंग 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाने चाहिए। तो देखिए अपना जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो हायर एनर्जी में या लोअर है, तो डेफिनेटली लोअर एनर्जी में जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोर रूल। फिर 2 ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए या फिर वापस इसी में फिल हो जाए। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पेयरिंग तब तक नहीं करा सकते जब तक कि सभी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो यहां पर हैं इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाता, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो डेफिनेटली थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बट आपको डिसाइड करना है जब 4 कॉन्फ़िगरेशन आता है यानी D4 आता है तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाए। उस केस में इसके पास 2 ऑप्शन है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। या तो इलेक्ट्रॉन वापस से यहीं आ जाए, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ले, यानी 1 2 3 फोर्थ पेयरिंग कर ले। उस फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा भी ऑप्शन है कि वो यहां चला जाए। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो वो ऊपर गया नहीं, अब ऊपर क्यों जाएगा। तो देखिए उसके पास 2 ऑप्शन इसलिए हो गए हैं कि अब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसको यहां फिल करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम या एनर्जी बैरियर आएगा। वो एनर्जी बैरियर इसलिए आएगा कि इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है और आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा रिपल्शन फील करते हैं, इसका मतलब एक एनर्जी बैरियर उसको लगेगा। और यहां की जगह अगर वो यहां बढ़ना चाहते हैं तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी तब जाके यहां पहुंचेगा। इसका मतलब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पेयरिंग कर ले या पेयरिंग ना करके ऊपर चला जाए। तो बताइए कहां जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये डिसाइड होगा, एक वर्ड होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या पाई से।
इसको कहा गया है पेयरिंग एनर्जी, और दूसरी आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है। अब अगर मान लीजिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब यहां पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके कंपेयर में, यहां पहुंचने के, डेल्टा नॉट का मतलब ये एनर्जी है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और ये कम है डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन थे, या तो पेयरिंग कर ले या फिर ऊपर चला जाए। तो यहां पेयरिंग करने में एनर्जी बैरियर ज्यादा लग रहा है, यानी एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो ज्यादा एनर्जी वाले प्रोसेस को फॉलो ना करके कम वाले को फॉलो करेगा। और कम वाला क्या है, यहां पेयरिंग करना या ऊपर चला जाना, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्लियर। और अगर उल्टा होता, अपोजिट होता, क्या होता इसके, जस्ट अपोजिट होता। अपोजिट होने का मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा हो जाता, यानी स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती कि गैप बहुत ज्यादा हो जाता। यानी मान लेते हैं T2G और EG का गैप ज्यादा होता, तो थर्ड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3, फोर्थ में डिसाइड करना था। तो उस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से, यानी कहूं इस केस में अगर डेल्टा नॉट, इसको नॉट नहीं मानकर इसको डैश मान लूं, क्योंकि डेल्टा ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो इसको डेल्टा ओ डैश मान लें। यानी स्प्लिटिंग एनर्जी इस केस में ज्यादा है, किसके कंपेयर में, पी, पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेटर है। तो पेयरिंग कम है, एनर्जी कम चाहिए, और यहां से यहां स्विच करने में ज्यादा चाहिए, तो कम एनर्जी वाले प्रोसेस को फॉलो करेगा। इस अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, ज्यादा डेल्टा नॉट कम होता है, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, तो स्प्लिट होकर ऊपर चला जाता है। और अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो वो यहीं पेयरिंग कर लेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से D4, D5, D6 कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है कि पेयरिंग कराएं या नहीं कराएं। तो बताइए अब D5 में अगर डेल्टा नॉट कम होता तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो डेफिनेटली पेयरिंग नहीं कर पाएगा, पेयरिंग ज्यादा है तो कम वाले को फॉलो करेगा, तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें D5 की बात करूं, तो यहां पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग को प्रिफर करेगा, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये पेयरिंग को प्रिफर करेगा। तो 1 2 3 और 4 और ये 5। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन 6 कहां जाएगा, तो इसके अंदर देखिए इसमें ऑलरेडी अब 5 भर चुके हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, ऊपर जाए या नीचे आए। ऊपर जाएगा तब भी पेयरिंग करनी है, नीचे आएगा तब भी पेयरिंग करनी है, यानी पेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब किसको प्रेफर करेगा, फिर उसको डेल्टा के अकॉर्डिंग, तो वापस आपका ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। इस केस में डेफिनेटली पेयरिंग करेगा, क्योंकि पेयरिंग कम है, 6 हो गया। अब D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इस केस में कहां जाएगा, तो 1 2 3 4 5, फिर वापस नीचे स्टार्ट हो जाएगा, 6 7, और इसमें यहां 6 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 7th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर 8 होगा तो D8 में, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 8 यहां आ जाएगा। और इसमें 8 कहां जाएगा, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 8। और अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा ये 9। और यहां 6 हो चुके हैं, 7 8, अब वापस से पेयरिंग हो जाएगी 9। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग में बढ़ना है हुन्स रूल से, फिर इसके बाद पेयरिंग करानी है ना, जैसे यहां किया था पहले अलग अलग फिर पेयरिंग। और D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक ही जगह बसती है, इसमें भी यही बसती है और इसमें भी यही बसती है। D10 में दोनों कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, D4 D5 D6 D7। क्लियर। 8 9 10 में तो कॉमन हो जाता है, क्योंकि 6 यहां है, 7 8 8 से कॉमन हो जाता है 8 9 10 के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कब आपको पेयरिंग करानी है, जब पेयरिंग एनर्जी कम हो, कब पेयरिंग नहीं करानी है, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो। अब यहां यह कहा जाता है कि डेल्टा नॉट ज्यादा कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड होता है, यानी आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है। और स्प्लिटिंग एनर्जी कम कब होती है, जब कौन सा फील्ड होता है, तो वीक लिगैंड फील्ड होता है। अगर वीक लिगैंड फील्ड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी।
यानी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है और वीक लिगेंड के केस में इस तरीके से फिलिंग करनी है। क्लियर? थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियरिफाई कर देता हूं। देखिए ये मान लीजिए आपके डी ऑर्बिटल है, एक तरफ मैं वीक लिगेंड फील्ड बनाता हूं जहां पर स्प्लिटिंग कम दिखाऊंगा, और एक तरफ मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड बनाता हूं जहां स्प्लिटिंग थोड़ी ज्यादा दिखाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखता हूं, D1 है तो यहां भी 1 आएगा, इसमें भी ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, ये आपका वीक लिगेंड फील्ड है। यहां आपका डेल्टा नॉट, यहां आपका जो डेल्टा नॉट है वो ज्यादा है पाई से यानी पी से, और यहां आपका पी ज्यादा है डेल्टा नॉट से। क्लियर? चलिए, तो 1 में तो यही आना है, 2 में भी कुछ डिसाइड नहीं करना है, 2 में भी इलेक्ट्रॉन यही आने हैं, 3 में भी कोई डिसाइड नहीं करना है, 3 में भी इलेक्ट्रॉन यही आने हैं। यानी D3 कॉन्फ़िगरेशन तक तो दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, T2G में 3 और यहां भी T2G में 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस आएगा, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट कम है तो ये स्विच कर जाएगा ऊपर, जबकि यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग कर लेगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया है। D4 में क्या हुआ, T2G में ये 4 आ गए हैं, यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4 में तो T2G में 4 है और EG में 0 है। जबकि अगर मैं यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात थी, और अगर मैं वीक लिगेंड फील्ड की साइड जाऊं तो यहां T2G में कितने हैं, तो T2G में यहां 3 हैं और यहां EG में 1 चला गया है। तो देखिए दोनों में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 0 4 3 1 4, पर यहां 4 के 4 T2G में है, EG में 0 है, जबकि यहां T2G में 3 है और EG में 1, टोटल यहां भी 4 ही है। तो ये D4 से थोड़ा चेंज आ गया। जब मैं बात करता हूं D5 की, तो D5 में क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 5। अब एक साथ बताता हूं, इसमें देखिए D5 6 होगा तो D6, 7 होगा तो यहां 8 होगा तो यहां 9 होगा तो यहां 10 होगा तो यहां, यानी पहले यहां फिर पेयरिंग फिर यहां फिर पेयरिंग। इसमें कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, पहले सब में सिंगल उसके बाद पेयरिंग, 6 7 8 9 10। तो कैसे 1 2 3 फिर पेयरिंग 4 5 6, फिर 7 8 फिर पेयरिंग 9 10, यहां 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9 10। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में पहले पेयरिंग होती है, वीक लिगेंड फील्ड में पहले ऊपर वाले में ट्रांजिट होता है फिर पेयरिंग होती है। चलिए अब आता हूं वापस से पीपीटी पर। तो इस तरीके से आपने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देख ली, कॉन्फ़िगरेशन वाइज देख लिया आपने। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में पेयरिंग एनर्जी, यहां देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में पेयरिंग एनर्जी कम होती है और वीक लिगेंड फील्ड में पेयरिंग ज्यादा होती है। चलिए अब ये देखते हैं कि पेयरिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, इसके लिए एक सीरीज बनाई गई थी। इस सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज की हेल्प से आप आइडिया लगाएंगे आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जो लिगेंड जितना लेफ्ट में आ रहा है सीरीज में वो उतना ही वीक है, और फिर जैसे जैसे राइट में आप चलते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और राइट साइड आते आते या फाइनली CO तक जब जाएंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा। यानी CO CN EN NH3 ये कॉमनली यूज होने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, इवन वाटर तक आप जनरली वीक लिगेंड फील्ड में ले जाते हैं। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान देना है, लेफ्ट साइड में आने वाले वीक लिगेंड है और राइट साइड में आने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये जो सीरीज है ये इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है या डिसाइड की गई है, और इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहां देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस शो कर रहा है यहां EG और T2G का डिफरेंस कम है, यानी वीक लिगेंड फील्ड है, और वीक लिगेंड फील्ड में गैप कम दिखाया है, और यहां EG और T2G का गैप ज्यादा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। तो देखिए यहां बताया गया है लार्ज स्प्लिटिंग। लार्ज स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहां एग्जांपल भी आपको दिया है, Fe के साथ कौन ऐड है, CN मतलब साइनाइड। और अभी अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था साइनाइड राइट में आता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी।
अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इसके स्पिन की, कितनी स्पिन होगी, तो अब देखिए Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो थोड़ा बोर्ड पे देख लीजिए, इसके अंदर बात करते हैं। तो Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका एटॉमिक नंबर 26, तो आर्गन 18, 4s2 20 और ये 3d6 26। और आपके पास एग्जांपल है FeCN होल 6 3-। तो यहां अगर मैं Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। आयरन को X मान लेता हूं, Fe को साइनाइड -1 हो जाता है। अब साइनाइड 6 है तो इंटू 6 इक्वल टू टोटल चार्ज -3। सॉल्व करने पर X की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3, यानी यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी है +3। अब +3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे आयरन को, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल दिए जाएं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव किए जाएं तो +3 आ सकता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आउटर मोस्ट से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल जाएंगे, एक इसमें से निकल जाएगा, यानी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d5 4s0। इसका मतलब यहां जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है D, वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1 2 3 4 5। तो अब हमें D5 में तो डिसाइड करना पड़ेगा पेयरिंग कराएं या नहीं कराएं, या फिलिंग कैसे की जाए, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी। तो मैं कैसे चेक करूंगा, यहां कौन आएगा इसके कांटेक्ट में, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन कैसा आयन है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से डेल्टा नॉट ज्यादा होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। और डेल्टा जो O है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो किससे ज्यादा होगी, तो पेयरिंग से ज्यादा होगी। अब पेयरिंग से अगर ज्यादा है तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, लोअर एनर्जी वाला। और लोअर एनर्जी कौन सी है, पेयरिंग। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर पहले क्या होगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों होगा, तो आप जानते हैं लोअर एनर्जी प्रोसेस प्रिफर, यानी यहां भी एनर्जी कम होती है, वो प्रोसेस प्रेफर होते हैं। तो इसका मतलब यहां पेयरिंग हो जाएगी। तो आप ही सोचिए, अगर मैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देता हूं, क्या कर देता हूं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में Eg ऊपर कर देता हूं और T2G अगर नीचे करता हूं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाने चाहिए, तो 1 2 3 यहां तक कुछ डिसाइड नहीं करना है। 4th और 5th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्या डिसाइड करना है कि 4th और 5th इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए। चलिए अब आप ही बताइए, 1 2 3। पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब पेयरिंग करानी, ऊपर नहीं ले जाना है। तो ये 4 और ये 5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो Eg T2G में कितने आ गए हैं, 5, और Eg में कितने हैं, 0। तो ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। चलिए पीपीटी पर आता हूं। पीटी में आप ये देख रहे हैं कि FeCnO6 3- में ये D5 कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और D5 में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 1 2 3 और 4 और 5 की पेयरिंग करा दी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्पिन की बात करें तो स्पिन इसका आ रहा है 0.5 स्पिन आ रहा है, क्लियर। यानी अब बात करता हूं मैं, अगर ये स्प्लिटिंग स्मॉल होती है कब, जब लिगेंड वीक होता है। तो देखिए H2 मैंने कहा वीक लिगेंड की तरह वर्क करेगा, तो जैसे ही H2 आता है स्प्लिटिंग वीक हो जाती है। और यहां भी अगर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +3 ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। आयरन X होता है प्लस, वाटर तो न्यूट्रल है 0, 0 × 6 0 इक्वल टू +3। तो X विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है, +3। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यानी यहां भी आयरन +3 है, यहां भी आयरन +3 है, यानी दोनों में ही D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसमें भी D5 आएगा, इसमें भी D5 आएगा। फिर चेंज कहां आएगा, तो चेंज आएगा स्प्लिटिंग में। तो देखिए यहां H2 वीक लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग कम होगी। अब स्प्लिटिंग कम होती है, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो ये 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन या तो पेयरिंग कर ले या फिर ऊपर चला जाए। अब आपको पता है कि यहां पर स्प्लिटिंग कम है तो ऊपर जा सकता है, तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना कराकर आपने ऊपर भेज दिया, जबकि यहां तो आपने 1 2 3 4th पेयरिंग करा दी थी, तो क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी।
यहां पेयरिंग कम नहीं है, यहां पर कौन कम है? स्प्लिटिंग, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो T2G में हो गए 3 और EG में हो जाएंगे 2, ओवरऑल इसमें भी 5 है। तो इस तरीके से आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग हो जाती है और वीक लिगैंड में पेयरिंग नहीं होती है। अब इस वजह से देखिए यहां एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन बच रहा है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां एक स्पिन बच रहा है, यानी एक आपका इलेक्ट्रॉन बच रहा है अनपेयर्ड। यहां 5 के 5 अनपेयर्ड हैं, उन सबके स्पिन एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? तो इनके 5 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन तो ऐड हो जाएंगे, जबकि इसमें एक ही बचेगा। अब बताइए किसके स्पिन ज्यादा बच रहे हैं? स्पिन को आप ट्रीट कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतना स्पिन ज्यादा होता है। तो यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं कि यहां जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनका स्पिन भी हाई होगा, इसलिए इस टाइप के बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहा गया है? लो स्पिन, क्योंकि इसमें एक ही स्पिन बचा है या एक ही अनपेयर्ड बचा है। तो पेयरिंग जब भी होगी तो स्पिन कम हो जाएगा, लो स्पिन बनेंगे, और पेयरिंग जब नहीं होगी तो स्पिन ज्यादा रहेगा, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है वीक लिगैंड जनरली हाई स्पिन बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर? और यहां ध्यान दीजिए इनकी पेयरिंग हो जाती है तो जनरली इनको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड। और यहां पेयरिंग नहीं होती इसलिए इनको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और थर्ड जो आप आगे पढ़ते हैं कि इसमें जनरली d ऑर्बिटल आपके फ्री हो जाते हैं, इसलिए यहां D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब इनर ऑर्बिटल फ्री है, पर यहां आपके इनर d ऑर्बिटल ये फ्री नहीं है, तो आपको बाहर वाले d यूज करने पड़ते हैं, इसलिए इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां d आपके इनर ऑर्बिटल d फ्री नहीं होते, बाहर वाले d यूज करते हैं, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और यहां अंदर वाले आपके d खाली हो चुके हैं, इसलिए इनको इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं।